नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो एक सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे रंग हैं, शेड्स हैं। उनकी जर्नी विविधताओं की जर्नी है। बहुत सारी विविधताएं एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपने भीतर समेटी हैं। खेल की अगर मैं बात कर लूँ, राजनीति की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ पर्यावरण की, तो इन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश जो कि उनकी कार्यस्थली रही है वहाँ उन्होंने बनाई है, बल्कि पूरे देश में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और एक अलग खिलंदड़ा और मस्तमौला उनका अंदाज़ है। और अभी वो एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके वो मुखिया का दायित्व निभा रहे हैं। अभी रिसेंटली वो इसलिए भी चर्चा में रहे, हालांकि वो खुद हमेशा विवादों के गर्दो गुबार से दूर रहते हैं, लेकिन इंदौर में जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच हुआ, बहुत ही नाटकीय तरीके से टिकटों को लेकर हमेशा ही मारामारी होती है, लेकिन ये मसला ज़ोर इसलिए पकड़ गया क्योंकि एक दिन पहले नगर निगम ने वहाँ रेड किया, MPCA का जो ऑफिस है वहाँ पर, और कुछ कथित रूप से शुल्क वसूली को लेकर कुछ कहासुनी भी हुई। और इसके पीछे जो सबने इसकी आलोचना की वो सिर्फ इसलिए की कि क्या एक मेज़बान प्रदेश और एक मेज़बान शहर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से निपटा नहीं सकता था। दोनों पक्षों की अगर हम बात करें तो एक पक्ष तो चूँकि विक्टिम एंड पे था और दूसरा पक्ष जो था जो शुल्क वसूली के लिए गया नगर निगम, क्या वो तरीका कुछ शिष्ट और भद्र नहीं हो सकता था? और जैसा आमतौर पर होता है, क्योंकि सवाल मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा का था। तो आज बात करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उनसे कई सारे उनके व्यक्तित्व से जुड़े, उनकी किताबें भी हैं, पर्यावरण पर भी हैं, पॉलिटिशियंस पर भी हैं। तो हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन और नामचीन जर्नलिस्ट, जो अभी भी सहाफ़त और पत्रकारिता जर्नलिज्म के अपने काम को बहुत गरिमा से निर्वाह करें, अभिलाष खांडेकर जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे सर देखते हैं, पहले इस छोटे से मसले पर ही बात कर लें। बहुत बड़ा मसला नहीं था, बना दिया गया, क्यों बना दिया गया, चलिए अब उस पर भी हम ज़्यादा तल्ख और टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप भी काफ़ी इसको लेकर आपकी अप्रसन्नता भी झलकी। मध्य प्रदेश के कई लोगों आपने सही कहा शरद जी कि जी, मुद्दा बहुत ही छोटा था जी। यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसने यदि मान लीजिए कोई कर नहीं चुकाया है तो उसकी एक नोटिस आ जाती है, कोई ऑफिसर आके हमारे संबंधित अधिकारियों से बात कर लेता कि भाई आप मैच करा रहे हो लेकिन आपका कर बकाया है, यदि बकाया है तो आप कर भरवा दीजिए, मैच तो अपन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच में तो कुछ वो नहीं। लेकिन उसके बजाय वो सब लोग इंदौर नगर निगम के बड़े अधिकारी आकर हमारे लेखा विभाग में चले गए, वहाँ पर दादागिरी करी, बहुत कुछ किया। और बहुत सीधी बात थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इंदौर नगर निगम के नियमों के हिसाब से दिसंबर तक तो आराम से भरा जा सकता है, दिसंबर किसी भी वर्ष में, और पेनल्टी के साथ में 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो FY जिसको बोलते हैं, वो 23 तक हमारे पास मियाद थी भरने की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उन अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम था जो हमारे पर दादा के मेरे भी कमरे में आए, जब मैंने उनको बुलाया, उनको चाय वाय पिलाने की बात करी और फिर उनसे कहा कि भाई क्या इशू क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पिछली मैचेस का एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया, जो रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो मुंबई का है, जिन्होंने तेंदुलकर और बाकी काफ़ी विदेशी सितारों को बुला के इंदौर में मैच कराए थे, 5 मैच कराए थे, जिसमें 5वां मैच बारिश के कारण धुल गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर खेलने आए और बारिश गिर गई। तो हमने कहा आपको मालूम है कि ये मैच हमने नहीं कराया था। तब उनको पता लगा कि ये मैच तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर रहे हैं। फिर वो बोलने लगे कि वो बम्बई वाले संगठन से हम बात कर लेंगे, वो हमसे बात ही नहीं करते, हमारा टेलीफोन नहीं लेते। मैंने कहा इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बोले अच्छा, आप कल के मैच की जो 3 तारीख को चूँकि रेड हुई, जिसको हम रेड कह रहे हैं, और वाकई रेड जैसे 10-12 जीपे दनादन आई, वॉकी टॉकी के साथ लोग आ गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाके बैठ गए और सब कुछ हुआ। तो हमें भी आश्चर्य लग रहा कि ऐसा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि जो इतने लोग इस तरीके से आ गए, जबकि आयोजन समिति में खुद नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को हमने सदस्य के रूप में एक्स ऑफिशियो रखा था। उसकी पहली कमेटी की मीटिंग डिविजनल कमिश्नर मतलब संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा जी ने ली थी। उसकी अगली मीटिंग में हमने आहूत किया था पुलिस कमिश्नर श्री चारी साहब को, और दोनों ने अलग अलग मीटिंग लेके स्टेडियम की जो व्यवस्थाएँ रहती है, हमको बिना उनके मदद के हो नहीं सकता है, क्योंकि प्लेयर्स की सेफ्टी का मामला है, ट्रैफिक का मामला है। 27-28 हज़ार लोग यदि वहाँ इकट्ठे होंगे, कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, फ्लड लाइट्स में मैच होते हैं, तो सब लोगों की हम मदद लेके ही करते हैं, क्योंकि ये मैच सिर्फ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मैच नहीं होता है, जो इंटरनेशनल मैचेस, ये पूरे शहर का गौरव है, इंदौर शहर का गौरव है।
तो इसलिए सब मीटिंग में, आयोजन समिति में लोग आए, सब कुछ आए, लेकिन प्रतिभा पाल मैडम नहीं आई। यदि वो आ जाती और जाते जाते बोल जाती मुझे या हमारे सेक्रेटरी को या किसी को कि आपका कोई प्रॉपर्टी टैक्स का मसला निपटा देना उसको, क्योंकि हमारी ये आयोजन समिति की मीटिंग तो 15-20 दिन 25 दिन पहले से हो रही थी, पर किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया और सडनली वो लोग आ गए और उस तरीके से बातें करने लगे। तो मुझे कोई इस पर ज़्यादा वो कहना नहीं, पर मुझे दुख इस बात का है कि इंदौर नगर निगम यदि स्वच्छता का छक्का लगा रहा है तो क्रिकेट मैच जब हो रहा है तो उसमें अड़ंगेबाजी या किसी भी तरीके की, और हम ये लगातार कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि हमने कोई टैक्स का कोई किसी भी वर्ष में हमने कोई टैक्स का बकाया रखा ही नहीं, ये पूरे रिकॉर्ड में वो भी मानते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि हमने बकाया रखा है और यदि आपको लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग अर्थात नगर निगम और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में यदि कोई विवाद है तो आप उसको कभी भी सुलझा सकते थे। आप 10 दिन पहले आ सकते थे, चिट्ठी के जरिए कर सकते थे, मेल के जरिए कर सकते थे, किसी एक ऑफिसर को जाके पूछते हमारे व्यवसाय, या फिर 3 तारीख को जो रेड करने की बात हो रही है वो आप 6 या 7 तारीख को लोग आके बैठ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि भाई आपका ये बचा है। हम तो कोई छोटी पंक्चर की दुकान या हम कोई ऐसी दुकान नहीं है ठेला वाला कि जो हमने आज यहाँ लगाया और कल हम दूसरी जगह चला गए और भाग गए इंदौर से। 60-70 साल का इतिहास है, तो एसोसिएशन में ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरीके का वो चुनाव या अभद्रता करना ये मेरे को बहुत ही जिसको कहते हैं नागवार गुजरा। और इसलिए मैं नॉर्मली मेरे स्वभाव में नाराज़गी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होता नहीं हूँ, लेकिन मुझे नाराज़ होना पड़ा उसके कारण थे कि मेरे ऊपर पासेस का दबाव भी बहुत था, टिकट बिक्री के लिए भी लोगों का दबाव था, और उसके बाद नगर निगम आके यदि हमारे को ये सब लोगों के सामने ये गलत ठहराने की बात करी तो मेरे को उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने लिखित में भी राज्य सरकार में जमा करा दिया है। ये बड़े बड़े IAS अफसर यदि हमारे ऊपर दादागिरी करने लग जाएंगे तो फिर हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम फिर मैचेस करना बंद कर दें। ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात एक कही। अभी कैलाश जी का एक बयान इंदौर में था, हालांकि वो अलग संदर्भ में था, उसका MPCA और इस मामले से कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मालिश बंद करिए। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियन हम्बल अप्रोच के साथ आता है, अकाउंटेबल भी वो सबसे ज़्यादा होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी में सब लोग क्वेश्चनेबल हैं, कई बार कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीका मैंने देखा कि IPL आपके इस रुख की वजह से चला जाता है। जो मैच हो रहा है वहाँ MPCA के जो हमारे सामने चेयरपर्सन बैठे हैं वो डिसप्लीज्ड हैं इसको लेकर कि भैया ये आप क्या कर रहे हो। कल पता चला मैचेस भी आपने ही मना कर दिया, लिख के दे दिया MPCA इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कि हमें नहीं कराना साहब मैच। तो ये इसको सुलझाएं कैसे सर? आप एक जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए कि इंदौर की जनसंख्या काफ़ी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, 27 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। मैं 27 लाख आंकड़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा जो स्टेडियम है आज से 10-15 साल पहले बना हुआ, उसकी कैपेसिटी 27,000 की है। तो यदि हम बहुत लोगों को भी टिकट बेचें, पासेस दें, बाकी भी कुछ करें, पासेस देने के लिए हमको वैसे भी सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा कमेटी ने काफ़ी डिस्करेज किया, और मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था मैच के पहले कि हम पासेस के बजाय हम टिकट बेचना पसंद करेंगे। तो 1% लोगों को हम उस स्टेडियम में बिठा सकते हैं। 27 लाख पॉपुलेशन इंदौर की और 27,000 का स्टेडियम है, मतलब सिर्फ 1% लोगों को। अब इस 1% में हम किनको बिठाएं, कैसे बिठाएं? तो हमने ये सोचा, इसके पहले भी प्रयास किया था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमने ऑनलाइन टिकट बेचना शुरू कर दिए। ऑनलाइन में आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, XYZ खरीद रहा है, शर्मा जी खरीद रहे हैं, अली साहब खरीद रहे हैं, वर्मा जी खरीद रहे हैं, दांडेकर खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद रहा है, हमें नहीं मालूम है, तो हम उसमें पढ़ते नहीं। लेकिन पास की दादागिरी और पास को अधिकार के रूप में जब अधिकारी लोग मांगने लग जाएंगे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो उसमें नगर निगम में किसी अधिकारी ने यह कहा कि हमको ऊपर का बॉक्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। बॉक्स जो है वहाँ पर वो चीफ सेक्रेटरी के लिए हमने रखा हुआ है और DGP साहब के लिए रखा हुआ है, अर्थात उन्होंने उनके द्वारा नामित या उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जो IAS के जो लोग आएंगे, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे वो लोग उसमें बैठ जाएंगे। और इस बार तो खुद DG साहब खुद आए थे मैच देखने के लिए, तो वो उस मैच में बैठे, पूरी देर तक बैठ के मैच करके उज्जैन चले गए। तो मूल बात यह है कि जब टैक्स का बकाया नहीं था, मैच के एक दिन पहले आना, दादागिरी करना और ये कहना कि 4 तारीख वाला जो मैच है उसका मनोरंजन कर आप चुकाइए, जो मनोरंजन हुआ ही नहीं है 3 तारीख को, तो कैसे चुकाएंगे? तो क्या अधिकारियों के मालूम नहीं था ये? तो जब मेरे से बात हुई तो काफ़ी झगड़ा भी हुआ इस मामले पे। मैंने कहा आप समझने की कोशिश की, यू आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड एज फार एज पासेस आर कंसर्न, मैंने खुद नगर निगम कमिश्नर को 25 पासे, प्रतिभा पाल को 25 पासे भिजवाए थे। अब प्रश्न उठता है कि वो कैसे भिजवाए हमने, क्यों? तो उनके वहाँ के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं या एडिशनल कमिश्नर हैं, उन लोगों को वो दे देंगी।
लेकिन अब वो कहाँ चले गए इसका हिसाब मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन मैं पासेस देने की इसमें बहुत धीरे धीरे कम करने की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन के भी अपने खर्चे होते हैं। इतना बड़ा मैच करना, पूरा फ्लड लाइट चला के रखना, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और दूसरी बात ये है, जो मैंने पिछली बार भी कहा, शरद जी शायद आप भी उससे वो करेंगे, कि आज यदि मुझे या आपको इंदौर या भोपाल से नई दिल्ली जाना है हवाई जहाज़ से, और पायलट हमारे कॉलोनी में रहता है, तो क्या मैं पायलट साहब को बोल सकता हूँ या एयरपोर्ट मैनेजर को बोल सकता हूँ कि यार भाई मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था करा देना? तो क्या हम किसी एयरलाइन में हम एक सीट पे अलग वो करके बिठा सकते हैं? क्या हम इंडियन रेलवे में जा सकते हैं बिना पास के? या किसी देश विदेश की यूनिवर्सिटी में हम ये कह देंगे साहब हम ये बड़े हैं व्यक्ति, तो हमारे बच्चे की पढ़ाई फ्री में हो जाए? तो फिर क्रिकेट के लिए पासेस क्यों मांगते हो? मैं तो खो खो का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। हमारी खो खो के मैचेस कराने में हमारे को बहुत हालत ख़राब होती थी हमारे ग्राउंड पे। खो खो और कबड्डी के मैचेस में अधिकारी लोग जाते हैं क्या? उन खेलों को बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? तो इसलिए मेरा झगड़ा था। बाकी नगर निगम से कोई झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, और हम झगड़ालू लोग भी नहीं है वैसे। सर, पर्यावरण एक बड़ा अहम मसला है और आप इसकी अलग बीते कुल मोर देन 35 ईयर्स तो आपकी जर्नलिज्म की यात्रा है और अभी भी जारी है, और हमारी शुभकामनाएं हैं। पर्यावरण को लेकर मैं देखता हूं कि हमारा रवैया काफ़ी आपराधिक हद तक, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम उसको लेकर बहुत इग्नोरेंट हैं। आम आदमी भी, कॉमनर भी, हमारा तंत्र भी, हम पर्यावरण को अभी भी एक मूक मानते हैं। इसकी आवाज़ नहीं है तो क्या सुनना है इसको? कैसे देखते हैं आप इसको? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं चूँकि पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले कम से कम 30 साल से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने हमारी जेब में से पैसा खर्च के, मैं और इंदौर के एक बहुत बड़े विख्यात नेचर फोटोग्राफर श्री भालू मुंडे, अब करीब 80-81 साल के हो गए हैं, इन्होंने द नेचर वॉलंटियर्स नाम की संस्था शुरू करी इंदौर में, इसलिए कि एक तालाब को बचाना था हमको। तालाब को इसलिए बचाना था कि वो पक्षियों का बहुत बड़ा घरौंदा था, नेचुरल हैबिटेट ऑफ बर्ड्स जिसको कहते हैं। तो जब मैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट था और मुझे ज़्यादा पर्यावरण का ज्ञान नहीं था, आज भी मैं अपने आप को पर्यावरण का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं मानता हूँ, क्योंकि पर्यावरण इतना बड़ा वैश्विक विषय है कि जितनी चीज़ें आप पढ़ो, जितनी समझो, उतनी और उसमें जाना पड़ेगा। एक जीवन काफ़ी नहीं है पर्यावरण समझने के लिए। तो उन्होंने मेरे को तालाब बचाने की मुहिम से जोड़ने की कोशिश करी। तो मैंने कहा कि यार तालाब बचाने के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है? बोले लोग तो पत्थर मार रहे हैं मेरे को। मैं उनको कहता हूँ कि पेड़ मत काटिए, या मछलियों को दाना मत डालिए, और वहाँ कपड़े मत धोइए, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि सिरपुर पिछले अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुका है, और रामसर साइट जिसको कहते हैं, वो हमारे प्रयासों से, मुझे कोई अपना गर्व की बात नहीं कह रहा हूँ, ये गर्वोक्ति नहीं है, लेकिन जो एक हमारे छोटे से समूह में, हमारे नेचर वॉलंटियर्स में 20 या 22 लोग काम करते हैं छोटे, और सब स्वेच्छा से, कोई भी उसमें हम किसी को पगार नहीं देते हैं। अर्बन वेटलैंड्स को बचाने के लिए नेचर वॉलंटियर्स ने बहुत काम किया, और वो भी फिर वही बात आ जाती है, वो कहना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन सिरपुर तालाब या यशवंत सागर भी इंदौर नगर निगम की अख्तियारी में आते हैं, उनकी मालिकत्व में आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ उनका जो ध्यान था वो बिल्कुल कोई दे ही नहीं रहा था ध्यान। तब जाके हमने 5 बड़े बड़े काम किए सिरपुर तालाब बचाना। वहाँ से मेरी पर्यावरण की यात्रा शुरू हुई। 5 बड़े काम हमने ये किए कि वहाँ पर हमने जो इलीगल फिशिंग हो रहा था उसको बंद किया, जो लोग पेड़ काट रहे थे वो बंद किया, वहाँ पर दाल बाफले का भोजन करते थे लोग वहाँ जाकर सिरपुर तालाब पर, वो बंद करवाया। उसके बाद में कपड़े धोने का काम होता था, और मछलियों के जो खाने पीने का जो वो है उसमें साबुन, डिटर्जेंट और केमिकल जाते थे, और लोग वहाँ जाकर दारू पीते थे और एकांतवास का उपयोग करते थे, दुरुपयोग करते थे। इन सारी चीज़ों पे हमने बंदी लगवाई, और हमने उस तालाब के आसपास की बायोडायवर्सिटी अथवा जैव विविधता जो बोलते हैं उसको बचाने के लिए अथक प्रयास किए। तो आज उसको रामसर साइट, जिनेवा में रामसर कन्वेंशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ से माननीय श्री मोदी जी ने बहुत प्रयास किए कि 75वें साल में देश में 75 रामसर साइट होना चाहिए, और 75 रामसर साइट हो गई। उसका काम पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, हमारा काम 10-12 सालों से चल रहा था जब, लेकिन केंद्र सरकार ने भी इसको अनुमति दी। तो इंदौर अब एक ऐसा शहर है, बहुत ही चुनिंदा शहरों में, क्योंकि भोपाल में अपर लेक जो है 2000 में रामसर साइट के नाम से चुना गया था, लेकिन आज भी अपर लेक की भी चिंता मैं करता रहता हूँ, यहाँ पर जो बड़ा तालाब है। तो इंदौर में अब 2 तालाब पिछले अगस्त से रामसर साइट घोषित हो गए हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संतोषजनक बात है कि नेचर वॉलंटियर्स ने जो काम किया उसका परिणाम ये निकला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उसका नॉमिनेशन इससे लिखा गया। अब उससे उसके संरक्षण की आशाएं और पुनर्जीवित हो गई है। बट पर्यावरण का विषय इतना महत्वपूर्ण है शरद जी कि यदि हम जो पानी पीते हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा लोगों को कि हम जो पानी पीते हैं वो, यदि मैंने पानी पिया, ये बहुत अच्छा पानी है, पीने लायक पानी है, मेरे पेट में जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैंने 2 घुट पानी पी के मैंने यहाँ रख दिया, अब मैं यदि ये पानी नहीं पीऊँगा तो ये अच्छा पानी जो है ये बेसिन में जाएगा और ये फेंक दिया जाएगा।
तो मैं लोगों को ये भी जन जागृति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमने कुछ बुकलेट्स भी निकाली है कि पानी को व्यर्थ न जाने दें। बोलते तो सभी लोग हैं, हमारे इंदौर में तो बोर्ड लगे थे ऐसे कि पानी को पैसे जैसा न बहाएं। मतलब पैसा बहाइए क्योंकि आपका बहुत पैसा है, लेकिन पानी को मत बहाइए क्योंकि पानी अमूल्य है। तो पानी लोगों को ये समझ में नहीं आता। बम्बई में एक दिन मैंने किसी के घर में बैठ के बच्चे को पूछा, आज से 10 साल पहले, कि वेयर डू यू गेट योर वाटर फ्रॉम? ही सेड बिस्लरी। His understanding of water was बिस्लरी बॉटल। तो what are बिस्लरी बॉटल्स और बॉटल्ड वाटर्स आर डूइंग? वो हमको प्लास्टिक बेच रहे हैं, पानी नहीं बेच रहे। पानी तो 2 रुपए का है। पर्यावरण की बात यह है कि हम ये मानते हैं कि पर्यावरण, आप और हम 130 करोड़ लोगों में से सब लोगों को पर्यावरण बचाना चाहिए, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो सब लोग एक जैसे, चाहे अडानी जी हो, अंबानी जी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वही सांस लेते हैं जो आप और हम लेते हैं। तो वो साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, एक सवाल मेरे मन में आता है, मैं अक्सर गूगल में सर्च करता हूँ या मैं जाके आर्काइव्स में देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी जानकारी किसी स्टेट की मिल जाती है, लेकिन जब मैं उसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सर्च करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया बात बोली आपने जी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें भी फिर मुझे क्या कहना ही पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, जैव विविधता का जो कानून है, वो अटल जी की सरकार ने 2002 में पारित किया। केंद्रीय सरकार, मतलब पार्लियामेंट से पास हुआ वो। लेकिन 2002 से उसके बाद कुछ नियम बने। 2004 के आसपास, 2005 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में स्थापित हुई। तो 2005 से, और स्टेट में भी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बने। लेकिन वहाँ से 2005, आपको यदि हम कट ऑफ ईयर माने, हालांकि एक्ट तो 2002 का है, लेकिन 2005 से आज 17 साल हो गए, अर्बन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई बातचीत करने वाला ही नहीं था। तो हम लोगों ने, नेचर वॉलंटियर्स ने, अगस्त माह में 5 और 6 अगस्त को एक पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर में किया। और उसमें बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को, PWD के इंजीनियर्स को, इन लोगों को बुलाकर यह समझाने की कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ पर निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर जैव विविधता प्रभावित होगी। तो आप जो भी काम करेंगे, सिविल कंस्ट्रक्शन का या किसी भी विकास का, तो इसको ध्यान रखिए। क्या, जैसे हम एक रिवर के कंजर्वेशन के ग्रुप में मैं काम करता हूँ पूरे देश में, वहाँ पर वो लोग दिल्ली में पिछले 5, 7, 8, 10 सालों से काम कर रहे हैं कि गंगा जी पर जो डैम बनते हैं, तो गंगा जी में एक डॉल्फिन मिलती है। उस डॉल्फिन को आंखें नहीं है, तो वो कान से सुनती है। तो जब आप उसको डैम्स बहुत सारे बनाओगे तो उसको दिखेगा नहीं, तो टकराएगी। जब बहुत सारे ब्लास्टर्स वगैरह लगेंगे तो उसको दिक्कत होगी। तो गंगा की डॉल्फिन यदि बचाना है तो इन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, उन लोगों को ये कौन समझाएगा? तो पर्यावरण का विषय किसी से भी अछूता नहीं है और सब लोगों को समझाएं। लेकिन सिविल इंजीनियर कहता है मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मालूम नहीं है, पानी वाला बोलता है मुझे बाग मालूम नहीं है, बाग वाला बोलता है मुझे तितली मालूम नहीं, तितली वाला बोलता है मुझे अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी नहीं है, वो बोलता। तो बहुत बड़ा विस्तीर्ण विषय है और सब लोगों को यह समझना चाहिए कि यदि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप ये सोचिए कि आप नर्सरी से खूबसूरत पौधे तो ले आते हैं, लेकिन क्या आप तितली ला सकते हैं? जो तितली 10 साल पहले एक रंग बिरंगी तितली आपके बगीचे के फूलों पर बैठती थी, वो कहाँ चली गई? वो गौरैया कहाँ चली गई? ये बायोडाइवर्सिटी कहाँ चली जा रही है? चले गए साहब, जुगनू चले गए सर, जुगनू चले गए। जुगनू तो नए बच्चों को मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं, कॉलेज के लड़कों को मालूम नहीं जुगनू आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। और आज जब भोपाल में बाघ आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भोपाल एक ऐसी एक कैपिटल है और मुख्यमंत्री जी भी उसके मामले में, मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग अगले कुछ दिनों में होने वाली है, तो मुख्यमंत्री जी भी उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आपने देखा होगा गाय बगाए वो नेशनल पार्क्स में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। तो बाघ संरक्षण का मतलब यह है, जब बाघ बचाओगे तो उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी बचाओगे, और बायोडाइवर्सिटी बचाओगे तो उसके कारण हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, बारिश अच्छी होगी, पीने को पानी मिलेगा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हमारे पूर्वजों को सब मालूम था। नई पीढ़ी में क्या गड़बड़ हो गई है मुझे मालूम नहीं है, मालूम भी है लेकिन मैं शायद कह नहीं पाऊंगा उसको इतने छोटे इंटरव्यू में। बट मूल बात यह है कि यदि हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे, हम ज़मीन को नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतना बढ़िया काम किया है, रोज़ एक पेड़ लगाने वाला पहला मुख्यमंत्री है देश में। तो हमने उस बायोडाइवर्सिटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें मेरे ओपनिंग स्पीच में कहा कि आप लोगों को मालूम नहीं है, बाहर से पूना से लोग आए थे, कोचीन से आए थे, हैदराबाद से आए थे, दिल्ली से आए। उनको मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे व्यक्ति के जो रोज़ एक पेड़ लगाते, लोगों ने उठ के खड़े रह के तालियां बजाई। बोले मेरे ओपनिंग स्पीच में जो बात में छपा भी है उसमें हमारी बुकलेट में। सो द पॉइंट इज़ कि ये सेंसिटिविटी यदि सारे पॉलिटिशियंस रखने जाएंगे तो वो अपने आप ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें पर्यावरण भी संरक्षित हो। बहुत, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं जर्नलिज्म के आपके मोर देन 3 डिकेड्स के अनुभव की तरफ मैं आता हूँ। जो ताकतवर प्रोफेशंस होते हैं उनको लेकर हमेशा समाज का और क्रिटिक्स का एक आलोचना का नज़रिया होता है, चाहे पॉलिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जर्नलिज्म हो, जुडिशरी हो,
मेडिकल, ऑल 4 पिलर्स ऑफ द 4 डेमोक्रेसी। पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आपने पत्रकारिता की उस धारा को भी देखा है जिसमें प्रभाष जोशी जी बहते थे, जिसमें राजेंद्र माथुर जी बहते थे, और आप उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं देश के और मध्य प्रदेश के जो हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से मराठी में भी काम किया आपने। तो क्या आप देखते हैं कि 1980 की वो पत्रकारिता जब आपने एक युवक के तौर पर अपनी दस्तक दी, और आज 2022 की पत्रकारिता की इस नर्मदा नदी में कितना पानी बह चुका? नर्मदा जी में तो काफ़ी पानी बह चुका है, और लेकिन नर्मदा जी तो हमारी फिर भी काफ़ी शुद्ध और शुद्ध नदी है। लेकिन जो दूसरी नदियाँ जो मटमैली हो गई है, वैसी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या पत्रकारिता भी मटमैली होने की तरफ बढ़ रही है। तो उसको बचाना आपका, हमारा, सभी लोगों का काम है। उसका कारण है कि पत्रकार जो है वो सूचनाओं का और तात्कालिक ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और समाज की चेतनाओं को हमेशा जगाए रखने का बड़ा काम करते हैं। तो जब मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी तो 1982 के आसपास मैं ICWA करके पूना से आया था, इंटरमीडिएट किया, और फिर मैं एशियन गेम्स कवर करने जो दिल्ली में हुए थे 1982 में, उसके लिए मैं चले गया। तो मैं मूल रूप से खेल पत्रकार था। मैं खो खो का राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा, मैं एथलेटिक्स करता था, 100 मीटर्स 200 मीटर दौड़ता था इंदौर यूनिवर्सिटी में, और बहुत खेलों में ऐसा लग रहा था कि खेलों में ही जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन 10-12-15 साल की खेल पत्रकारिता के बाद मैं राजनीतिक पत्रकारिता में आ गया, इंदौर छोड़ के भोपाल में आ गया, अंग्रेजी से हिंदी में आ गया, हिंदी से मराठी में चले गया, मराठी से फिर अंग्रेजी में आ गया। सो पत्रकारिता की विभिन्न प्रभाव को मैंने देखा और एक बहुत अच्छा जिसको कहते हैं समय देखने का वो मिला। लेकिन उस समय के, आपने प्रभाष जी का नाम इसलिए लिया कि प्रभाष जी मेरे वाकई बहुत ही, जिसको कहते हैं, मेरे निजी संपर्क थे उनसे, इंदौर के भी थे, और बहुत ही टिपिकल मालवी और बहुत बहुत बेहतरीन इंसान दिल्ली में थे। उनका निधन हो गया कई साल पहले। लेकिन राजेंद्र माथुर, इंदौर की एक खासियत है साहब, आपको बताऊं, मैं इंदौर बार बार इसलिए रहता भोपाल में हूँ, लेकिन इंदौर में बहुत टॉप जर्नलिस्ट दिए, चाहे वो राहुल बारपुते जी हो, चाहे राजेंद्र माथुर जी हो, चाहे प्रभाष जोशी हो, चाहे वेद प्रताप वैदिक हो, या पेंटर्स दिए MF हुसैन हो, या बेंद्रे साहब हो, या क्रिकेटर्स को आपने जैसे मैंने कहा कि मुश्ताक अली, CK नायडू, या लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ, लेकिन जॉनी वॉकर और मतलब पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज हर जिस क्षेत्र में था। वाकणकर साहब हो, वाकणकर साहब ने ही भीमबेटका का शोध किया, और बाकी उनका जो आर्कियोलॉजी का उस समय का नॉलेज था। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता में हम ये देख रहे हैं कि जो फटाफट जर्नलिज्म जो शुरू हो गई है, 24/7 जर्नलिज्म हो गई, तो लोगों के पास में पढ़ने का समय कम रह गया या रुचियाँ कम हो गई। तो पहले पत्रकार जो रहते थे खूब पढ़ते थे, और मुझे आज भी याद है कि नई दुनिया के संपादक के रूप में जब मैं राहुल बारपुते जी से मिलने जाता था, जब वो संपादक थे, वो एक छोटा सा लैंप लगा के पढ़ने के समय किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनके पास न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स ये उस ज़माने में पोस्ट से आते थे, और वो समय रख के रहते थे, और नई दुनिया की लाइब्रेरी बहुत अच्छी मानी जाती थी। आजकल अखबारों में लाइब्रेरी नहीं है, जर्नलिस्ट लोगों को अलग अलग विषय पढ़ने का समय नहीं है, गूगल ने और चीज़ों को बहुत आसान या और कॉम्प्लेक्स कर दिया, आई डोंट नो। तो पत्रकारिता भी बदलती जा रही है। और पिछले दिनों कोरोना के समय में जब अखबार, बम्बई में तो, महाराष्ट्र में तो अखबार बंदी कर दिए गए थे, छपना ही बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी जब अखबार कम हुए, अब लोगों ने इस पर पढ़ना शुरू किया। तो अब सीरियस रीडिंग, एडिटोरियल राइटिंग और एडिटोरियल के जो पेज जिसको बहुत माना जाता था, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस के हो, लंदन एक्सप्रेस, तो बहुत ही बड़ा वो था। तो अब वो सब कुछ चीज़ें बदल गई है, और पत्रकार का समाज में जो पहले स्थान था वो भी मुझे लगता है कि वैसा नहीं रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके लिए अलग से अपने को इंटरव्यू करना पड़ेगा। लेकिन पत्रकारों का समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, है, रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए पत्रकारों को भी अपने हिसाब से अपनी जो गंभीरता है या अपने प्रोफेशनल इथिक्स है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सुंदर बात की, और अनजाने में आपने मुझे एक सुझाव भी दे दिया। मुझे लगता है कि हमें पत्रकारिता नामा करके एक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें अभिलाष जी और इनसे भी और जो वरिष्ठ मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट हैं, हमें उस धारा पर बात करनी चाहिए जो धारा बहुत शुद्ध थी। जैसे हम नदियों की शुद्धता की बात करते हैं, किसी प्रोफेशन की भी शुद्धता की हम बात करें कि हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे। ये आपको, ये तो ख़ास मुलाकात का एक वक्फ़ा है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन आगे हम अभिलाष जी के साथ मध्य प्रदेश के पर्यावरण, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता और मध्य प्रदेश, ख़ासतौर से इंदौर को लेकर कई धड़कते हुए अनुभवों को हम उनके साथ साझा करेंगे, और एक सीरीज़ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद करता हूं अभिलाष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले एपिसोड में एक और ख़ास शख्सियत को लेकर हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।